Hello children and welcome to our English series for class 8th. Today we'll discuss about chapter 1 of your English textbook Honeydew, that is The Best Christmas Present in the World by Michael Morpurgo. बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने इसी चैप्टर की रीडिंग और वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन पे बात की थी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द समरी ऑफ द चैप्टर। बच्चों, ये जो समरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समरी को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हमको पूरी स्टोरी बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है एंड दिस हेल्प्स अस टू attempt the questions, so we are able to write the answers correctly. हमको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से समझ में आते हैं और हम उनके आंसर्स लिख सकते हैं। आपने पहले जाना था कि ये स्टोरी एक वॉर स्टोरी है, युद्ध के दौरान लिखी हुई कहानी है और इसके जो मेन कैरेक्टर जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो इंग्लिश जर्मन वॉर का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने दुश्मन की सेना के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और ये लेटर उनकी वाइफ के पास रखा होता है, लेकिन उनके घर में जब एक बार आग लग जाती है तो उनका रोल टॉप डेस्क जल जाता है और एक कबाड़ी की दुकान में नैरेटर उसे खरीद लेता है और उस रोल टॉप डेस्क में एक ड्रॉर में टिन के एक बॉक्स के अंदर नैरेटर को वो लेटर मिलता है। वो उसे कॉनी मैकफर्सन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आगे क्या होता है वो आप सब जानते हैं, तो इसे हम अपनी समरी में भी देखेंगे। सो लेट्स हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द समरी ऑफ द चैप्टर। Summary of the chapter. The narrator of the story went to a junk shop and purchased a roll-top desk which was in bad condition. The narrator started its repairing on Christmas Eve and found a letter in its drawer. He read the letter. It was from Jim Macpherson to his wife Connie, as written on top. After reading the letter, he found that Jim Macpherson was a leader of the England army and he described that England and Germany were engaged in a war. इस कहानी का लेखक एक कबाड़ी की दुकान में जाता है और वहाँ से वो एक रोल टॉप डेस्क यानी ऊपर से खुलने वाला दराज वाला एक डेस्क खरीद लेता है जो बहुत ही बुरी अवस्था में था। लेखक उसकी मरम्मत का काम क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी क्रिसमस की पहली शाम से शुरू करता है और मरम्मत करते समय उसे उस डेस्क के ड्रॉवर में एक पत्र मिलता है। वह उस पत्र को पढ़ता है। यह पत्र जिम मैकफर्सन नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी कॉनी को लिखा था, जैसा कि इस पत्र के ऊपर लिखा गया था। इस पत्र को पढ़ने पर उसे पता चलता है कि जिम मैकफर्सन इंग्लैंड आर्मी का एक लीडर था और उसने इस पत्र में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच छिड़े युद्ध का वर्णन किया था। But on the Christmas morning, a wonderful thing happened. At first, Germans wished Happy Christmas to the English soldiers, and then same response was given from the other side also. The leaders shared their ideas and feelings with each other and celebrated Christmas by eating, laughing, talking, and drinking. After that, they played football match in which Germans won. At night, both troops sang carols and had a peaceful Christmas. जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी को बताते हैं उस पत्र में कि क्रिसमस की सुबह बहुत ही शानदार बात हुई। सबसे पहले जर्मन सेना ने उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और इसके बदले में अंग्रेज़ी सेना ने भी जर्मन सेना को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। फिर उनके लीडर्स या उनके नेताओं ने आपस में एक दूसरे से बातचीत की, अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स शेयर की और साथ में हंसते खेलते गाते खाते पीते क्रिसमस मनाया। इसके बाद उन दोनों सेनाओं की टुकड़ियों के बीच में एक फुटबॉल मैच भी हुआ जिसमें जर्मन सेना विजयी हुई या जीत गई। रात को दोनों टुकड़ियों ने क्रिसमस कैरल्स या क्रिसमस में गाए जाने वाले गीत गाए और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से क्रिसमस मनाया। The author decided to give the letter back to Jim's wife. He went to the address written on the letter envelope, where he found that the house caught accidental fire and Connie was in a nursing home. He rushed to the nursing home to meet her.
She was now an old lady who was still waiting for her husband's return. She mistook the author as Jim, her husband. She declared him the best Christmas present in the world. लेखक ने निश्चय किया कि वह उस पत्र को जिम की पत्नी को सौंप देगा। वह उस एड्रेस पर गया जो उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था। वहाँ उसने देखा कि वो घर पूरी तरह से आग से क्षतिग्रस्त हो चुका है और कॉनी अब एक नर्सिंग होम में है। वह उससे नर्सिंग होम में मिलने के लिए दौड़ा और वहाँ उसने देखा कि कॉनी अब एक बूढ़ी महिला है जो आज भी अपने पति की वापसी का इंतज़ार कर रही है। वह ऑथर को या लेखक को जिम समझती है और अंत में कहती है कि इससे बेहतर क्रिसमस प्रेजेंट पूरे संसार में कोई और नहीं हो सकता। Now children, here are some comprehension questions to check your understanding of the chapter. You can write your own answers or you can take help from the answers that are given here. First question is, what did the author find in a junk shop? Junk shop में या कबाड़ी की दुकान में लेखक को क्या मिला? The author found a very old 19th century roll-top desk for sale in a junk shop. It was made of oak wood. लेखक को कबाड़ी की दुकान में 19वीं शताब्दी का बहुत ही पुराना ऊपर से खुलने वाला एक रोल टॉप डेस्क मिला। यह ओक की लकड़ी का बना हुआ था। Question 2. What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it there? उसे उस रहस्यमयी ड्रॉवर या दराज के अंदर क्या मिला? आपको क्या लगता है कि वो वहाँ किसने रखा होगा? The author found a small tin box in the secret drawer of the desk. Connie, the wife of Jim MacPherson, must have put it there. लेखक को उस रहस्यमयी दराज में एक छोटा सा टिन का बक्सा मिला। जिम मैकफर्सन की पत्नी कॉनी ने ही उसे वहां रखा होगा। Question 3. Who had written the letter to whom and when? किसने किसे पत्र लिखा और कब? Jim MacPherson, a captain of the British Army, wrote this letter to his wife Connie while fighting with the German forces on December 26, 1914. यह पत्र ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी कॉनी को जर्मन फोर्सेस से लड़ाई करते हुए 26 दिसंबर 1914 को लिखा। Question 4. Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? यह पत्र क्यों लिखा गया था और ऐसी क्या शानदार बात हुई जो इस पत्र में लिखी है? Answer. The letter was written to describe a wonderful incident which occurred on the Christmas day of 1914. It was that the two armies fighting against each other had celebrated Christmas together. यह पत्र उस शानदार इंसिडेंट या वाक़ये को डिस्क्राइब करने के लिए या उस शानदार बात को बताने के लिए लिखा गया है जो क्रिसमस के दिन 1914 को घटित हुई। और इस वाक़ये में, इस घटना में उन दोनों आर्मीज़ ने, जो कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं, साथ साथ क्रिसमस मनाया। Question 5. What jobs did Hans Wolf and Jim MacPherson have when they were not soldiers? जब हैंस वोल्फ और जिम मैकफर्सन सिपाही नहीं थे या सेना में नहीं थे, तब वे क्या व्यवसाय करते थे या क्या कार्य करते थे? Answer. Hans Wolf played the cello in the orchestra when he was not a soldier. Jim MacPherson was a teacher in Dorset when not a soldier. हैंस वोल्फ ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करता था जब वो सोल्जर नहीं था, और जिम मैकफर्सन एक टीचर था डॉर्सेट में सोल्जर बनने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन. हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हैंस वोल्फ कभी डॉर्सेट गया था? उसने क्यों कहा कि वह उसे जानता है? नो, हैंस वोल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. He had been reading English books. Hardy was his favorite author. Hardy's novel Far from the Madding Crowd was his favorite book. This book describes Dorset, so Hans Wolf said he knew Dorset well. Hans Wolf कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था, वो इंग्लिश किताबें पढ़ता था और हार्डी उसका पसंदीदा लेखक था। हार्डी की
नॉवल या उपन्यास फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसकी बहुत ही पसंदीदा पुस्तक थी। इस पुस्तक में डॉर्सेट का जिक्र था, इसीलिए हैंस वॉल्फ ने कहा कि वह डॉर्सेट को बहुत अच्छी तरह से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आप सोचते हैं जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आ पाया? आपको यह कैसे पता? Jim McPherson never came back from the war. His wife Connie knew about his death. That is why she kept the letter in a tin box. She wrote on the box that it was Jim's last letter. जिम मैकफर्सन कभी भी युद्ध से वापस नहीं आया। उसकी पत्नी उसकी मृत्यु के बारे में जानती थी। उसने तभी उस लेटर को, उस पत्र को टिन के बक्से में संभाल कर रखा था और उसके ऊपर उसने लिखा था जिम का आखिरी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसेस जिम मैकफर्सन. ही वॉन्टेड टू गिव हर बैक हर इम्पॉर्टेंट लेटर. लेखक मिसेस जिम मैकफर्सन की खोज में ब्रिडपोर्ट गया क्योंकि वह उन्हें उनका वह महत्वपूर्ण पत्र वापस लौटाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? इस वक्त मिसेस मैकफर्सन कितने वर्ष की थीं? मिसेस मैकफर्सन वॉज नाउ 101 years old. She was in the conservatory of a nursing home. मिसेस मैकफर्सन अब 101 साल की बूढ़ी महिला थीं और वो इस समय एक नर्सिंग होम के आराम कक्ष में थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कॉनी मैकफर्सन अपने विजिटर या अपने आगंतुक को क्या समझती है? कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन. कॉनी मैकफर्सन अपने आगंतुक को अपना पति जिम मैकफर्सन समझती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sentence in the text shows that the visitor didn't try to hide his identity? इस टेक्स्ट में कौन सा वाक्य यह दिखाता है कि उस आगंतुक ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की? द सेंटेंस इन द टेक्स्ट इज, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई फाउंड इट. यहाँ ये वाक्य है, मैंने डेस्क के विषय में बताया और यह भी कि मैंने इसे कैसे पाया. Next question, for how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. आपके विचार से कॉनी ने जिम का पत्र कितने लंबे समय तक संभाल कर रखा? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए. कॉनी had kept Jim's letter till January 25th, 1915. The letter was dated December 26th, 1914. कॉनी ने जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 तक संभाल कर रखा. उस पत्र पर 26 दिसंबर 1914 की तिथि लिखी हुई थी. Why do you think the desk had been sold and when? आपके विचार से उस डेस्क को क्यों बेचा गया और कब? The desk must have been sold when Connie's house had burnt. The table had been damaged by fire as well as water. इस डेस्क को तब बेचा गया होगा जब कॉनी का घर जल गया था. इस टेबल को आग और पानी ने पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था. Why do you think Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हैंस दोनों ही सोचते थे कि गेम्स और स्पोर्ट्स यानी खेल बहुत अच्छा तरीका है विवादों को सुलझाने का. क्या आप इससे सहमत हैं? Both Jim and Hans were soldiers. Both were warm-hearted. They had seen the sufferings of war. So it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution to settle disputes. जिम और हैंस सिपाही थे. वो बहुत ही उदार हृदय, अच्छे दिल के व्यक्ति थे. उन्होंने युद्ध से होने वाली सफरिंग्स को या पीड़ाओं को देखा था, इसलिए उनके लिए बड़ा स्वाभाविक था कि वो युद्ध से नफरत करें. वे इन सभी विवादों का एक शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे. डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. आपके विचार से दोनों आर्मीज के सिपाही क्या एक दूसरे से भिन्न थे या एक जैसे ही थे? अपने उत्तर के लिए तथ्य प्रस्तुत कीजिए.
The soldiers of the two armies were like each other. Below are some of the evidences from the story. दोनों आर्मीज के सोल्जर्स या सिपाही बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही थे. नीचे इसके कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. फर्स्ट, बोथ द आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. दोनों आर्मीज ने मिलकर क्रिसमस मनाया. दे शेयर्ड देयर फूड एंड स्पेंट टाइम टुगेदर. उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना भोजन बांटा और साथ में समय व्यतीत किया. दे अग्रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर एंड लॉन्ग्ड पीस. वे दोनों ही इस युद्ध के दुष्परिणामों के विषय में सहमत थे और शांति चाहते थे. दे एक्सचेंज्ड कैरल्स एंड होप्ड टू यूनाइट विद देयर फैमिलीज. उन्होंने आपस में क्रिसमस के गीत एक्सचेंज किए या एक दूसरे को क्रिसमस के गीत एक्सचेंज करके विशेष दी और साथ में आशा भी की कि वे पुनः अपने परिवारों में वापस जा सकें. Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. ब्रिटिश और जर्मन सिपाही जिस तरह से दोस्त बन गए और क्रिसमस में उन्होंने किस प्रकार आपस में मिलकर कॉमन चीज़ें शेयर की, इन सब की व्याख्या कीजिए. Both the armies celebrated Christmas together. They enjoyed each other's food. All of them were smoking, laughing, drinking, and eating. Hans Wolf and Jim McPherson shared the cake Connie had baked. They talked about the books they liked. They agreed about everything. Both the troops played a game of football for which Hans and Jim cheered, clapped hands, and stamped feet. They also exchanged carols at night. In this way, they celebrated Christmas together. दोनों आर्मीज ने क्रिसमस मिलकर सेलिब्रेट किया. उन्होंने एक दूसरे के भोजन को बहुत एंजॉय किया. वे मिलकर नाच रहे थे, गा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे. हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन ने कॉनी का बनाया हुआ केक भी शेयर किया. उन्होंने किताबों के बारे में बात करी जो उन्हें पसंद थी. वो सारी चीज़ों के बारे में एक दूसरे से सहमत हो रहे थे. उन दोनों सैनिकों की टुकड़ियों का आपस में एक फुटबॉल का गेम भी हुआ जिसमें हैंस और जिम ने दोनों टीम्स को का उत्साहवर्धन किया, उनके लिए तालियां बजाईं, अपने पैर पटके. उन्होंने रात को एक दूसरे के साथ क्रिसमस कैरल्स भी गाए और एक्सचेंज किए. इस तरीके से उन्होंने मिलजुल कर क्रिसमस मनाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और यह क्रिसमस प्रेजेंट पूरे विश्व का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट कैसे था? Connie thought that Jim had come back from war. She had been waiting for her husband Jim, so the coming of Jim was the best Christmas present in the world for her. Connie ने सोचा कि जिम युद्ध से वापस आ गया है. वह इतने समय से अपने पति जिम के लिए इंतज़ार कर रही थी और जिम का वापस आना उसके लिए संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था. Do you think the title of the story is suitable for it? Can you think of any other title or titles? क्या आपको लगता है कि इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है? क्या आप कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं? Yes, the title of the story is suitable for it. The spirit of Christmas prevails throughout the story. Other suitable titles could be A Christmas Wish Comes True and The Christmas Message. हाँ, इस कहानी का शीर्षक इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि पूरी कहानी क्रिसमस के माहौल में ही रची गई है. इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं जैसे अ क्रिसमस विश कम्स ट्रू और द क्रिसमस मैसेज. Now here is another interesting activity where you have to arrange the sequence of the sentences in the story. The first one has been placed correctly for you and you have to place the other sentences in order to make a meaningful idea of the story. यहाँ कुछ sentences दिए हैं जिनको order पे लगाया जाना है और आपने ये देखना है कि पहले कौन सा sentence आएगा उसके बाद कौन सा, जिससे कि हमें एक meaningful idea इस story का मिल जाए. Now the first sentence is, I spotted it in a junk shop in Bradford, a roll top desk.
मैंने इस रोल टॉप डेस्क को ब्रेडफोर्ड की एक कबाड़ी की दुकान में पाया। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और शायद तुम भी नहीं। शी यूज्ड कैंडल्स rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो बिजली की जगह मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि बिजली बहुत महंगी होती है। First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. सबसे पहले किसी ने दूसरी दिशा के गड्ढों से सफ़ेद रंग के झंडे को लहराता हुआ देखा। Would you do that for me, Jim dear? जिम, क्या तुम मेरे लिए यह करोगे? I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने उस पत्र को फिर से तह करके बड़े ध्यानपूर्वक उसके लिफाफे में रख दिया। We exchanged carols for a while and then we all fell silent. कुछ समय के लिए हमने मिलकर कैरल्स गाए और फिर हम सब शांत हो गए। As I was speaking, her eyes never left my face. जैसे मैं बोल रहा था, उसकी आंखों ने एक क्षण के लिए भी मेरे चेहरे को नहीं छोड़ा। Inside the box there was an envelope. बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. प्रिय कॉनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय यह युद्ध कुछ भी नहीं बल्कि एक पुरानी और खौफनाक याद बनकर रह जाएगा। So children, all what you have to do is to go through the chapter again, read its summary carefully and write down all these questions in your notebooks to have a better understanding of the story. We'll come up with more valuable videos, and till then keep watching, take care of yourself and bye-bye.